पहले हमने शक्ल के लिहाज से पढ़ा था कि एवेपोरेटर की क्या अक़साम है। एवेपोरेटर्स को कूलिंग कॉइल्स भी कहते हैं। तो एवेपोरेटर की जो अक़साम थी, नंबर एक प्लेट टाइप एवेपोरेटर जो एल्युमिनियम की दो प्लेटों से बना होता है, दरमियान में जगह छोड़ी जाती है रेफ्रिजरेंट के गुजरने की। इसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर डेड कूल के अंदर बहुत ज़्यादा है और बड़ा कामयाब है। दूसरे नंबर प्लेट एंड ट्यूब टाइप है। प्लेट एंड ट्यूब टाइप एवेपोरेटर का इस्तेमाल यानी एक चादर होगी, वो एल्युमिनियम की हो सकती है या माइल्ड स्टील की हो सकती है, उसके पीछे एल्युमिनियम की ट्यूब हो सकती हैं या कॉपर की हो सकती हैं या फिर लोहे की, नरम लोहे की ट्यूबें जो हैं उन पर कॉपर कोटेड जो है या सिल्वर कोटेड जो है वो करके फिर बनाया जाता है। ये कोटेड जो कि कर रहे हैं, ये देखा है मैंने, इटालियन कर रहे हैं इसको, इटली वाले, और मुल्क भी कर सकते हैं। तो अब जो है इस तरीके से यानी प्लेट एंड ट्यूब टाइप एवेपोरेटर जो है इसका इस्तेमाल भी हो रहा है और उसमें डीप फ्रीज़र के अंदर ख़ास तौर पर जो है इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा है और तकरीबन तमाम ममालिक जो हैं जितने भी डीप फ्रीज़र तैयार कर रहे हैं उन तमाम के अंदर प्लेट एंड ट्यूब टाइप एवेपोरेटर का ही इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद जो है कॉइल टाइप एवेपोरेटर, जो मैंने आपको बताया था कि कॉइल टाइप एवेपोरेटर जो है वो इलेक्ट्रिक वाटर कूलर के अंदर या इसके अलावा किसी माया को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो डोमेस्टिक लेवल पर का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा जो है फ्लैट कॉइल फिनिश टाइप फोर्स कनेक्शन एवेपोरेटर जो है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और बहुत मकबूल तरीन है और इसको तकरीबन तमाम ममालिक जो हैं उन्होंने इनको बनाया है। इवन पाकिस्तान भी इनको मैन्युफैक्चर करता है और बड़ी कामयाब तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर जो है, और इसकी असम्बलिंग भी है, यानी इनको जोड़ते भी हैं, बना भी रहे हैं, सारा मामला है। तो इसमें कॉइल जो हैं वो कॉपर के हैं और फ्रिंज जो है वो एल्युमिनियम की हैं। तो इसका इस्तेमाल बता चुका हूँ। जितने भी पूरी दुनिया के अंदर जो है, पूरी दुनिया में जितने भी विंडो एसी हैं वो अमेरिका ने मैन्युफैक्चर किए हैं या कोरिया ने किए हैं या जापान ने किए हैं या किसी मुल्क ने किए हैं, पाकिस्तान इंडिया में बने हैं। तो तमाम जो हैं उनके अंदर जो है फ्लैट कॉइल फिक्स टाइप एवेपोरेटर का इस्तेमाल है, पीछे ब्लोअर लगा होता है। इसी तरीके से आगे चलें आप, जो स्प्लिट टाइप एसी है इसके अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो 100% है। इसके अलावा इन्वर्टर है उनके अंदर इसका इस्तेमाल है, फ्लोर सीलिंग अलमारियाँ हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा नो फास्ट स्विच के अंदर पूरी दुनिया में जितनी भी नो फास्ट हैं तमाम के अंदर इसी का इस्तेमाल है। अब बड़े प्लांटों के अंदर जो है शेल एंड ट्यूब, शेल एंड कॉइल और डबल ट्यूब एवेपोरेटर मैंने आपको बताया है। शक्ल उनकी कंडेंसर जैसी होगी लेकिन काम उलट है उससे। तो ये है। अब हम आते हैं दर्जात के लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से जो है कि इसकी क्या अक़साम हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी जो हैं वो हर फैकल्टी के अंदर अपनी भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि एक शुरू में किसी बंदे ने किसी चीज़ का नाम रख दिया हो, ठीक है ना, हम कहेंगे वही नाम है, दूसरा नाम हो ही सकता। जैसे कंडेंसर है, पूरी दुनिया के हर टेक्नीशियन जो है उसको पता है ये कंडेंसर है। तो कंडेंसर का दूसरा नाम हम हीट एग्जॉस्टर भी रख सकते हैं। काम तो हीट एग्जॉस्टिंग का करता। अब ये नहीं किसी बंदे ने उसका नाम कंडेंसर रख दिया हो, मैं पूरी दुनिया के सामने ये बात कर रहा हूँ, हम उसको कंडेंसर ही कहते रहें क्योंकि एक बंदे ने कंडेंसर कह दिया, कंडेंसर में ठंडा करना, ठंडा भी करता है, ये भी बात सही है। लेकिन अगर हीट एग्जॉस्टिंग करना काम है तो उसका वो भी गलत नहीं है, हम उसको हीट एग्जॉस्टर भी कह सकते हैं, तो काम तो यही कर रहा वो। इसलिए यानी किसी भी फील्ड के अंदर जो है ना एक लफ्ज़ कह दिया गया है तो हम कहेंगे वो ही सही है, दूसरा नहीं सही हो सकता। ऐसे उर्दू के अंदर जो है एक शख्स ने किताब लिखी कुवैत के अंदर बैठकर, पाकिस्तानी ने, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसने उसका एवेपोरेटर का उर्दू में बाखर लिखा, तो वो बिल्कुल 100% सही लिखा उसने। बाखर वो चीज़ है जिसके अंदर बुखारात बनते हैं, क्योंकि एवेपोरेटर जो है, एवेपोरेट का मतलब बुखारात बनना, एवेपोरेटर जिसके अंदर बुखारात बनते हैं। तो इस लिहाज से अगर बाखर उसको उर्दू में कहा जाए
नॉट बैड, बिल्कुल 100% सही है। तो जहां कोई चीज सही है उसको मानना चाहिए। बाद जगह जापानीज बिल्कुल 100% सही है, हमें जापानीज की बात माननी चाहिए। जहाँ कोरियन सही है कोरियन की बात माननी चाहिए। जहाँ अमेरिकन सही है अमेरिकन की बात माननी। जहाँ चाइनीज ठीक है वहाँ चाइनीज की बात माननी। जहाँ कोई इंडियन ठीक बात कर रहा है इंडियन की बात माननी चाहिए। जहाँ कोई पाकिस्तानी ठीक बात कर रहा है पाकिस्तानी की बात माननी चाहिए। कोई बांग्लादेश का बंदा सही बात कर बांग्लादेश की बात माननी चाहिए। ये नहीं है कि अमेरिका ने एक बात कह दी है तो उसी की बात सही होगी, इंडियन की बात सही नहीं हो सकती। नॉट एट ऑल। हर जगह टैलेंट पाया जाता है। और ये मैं आपको बता देता हूँ, इन पाकिस्तान बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड। बहुत नॉलेज है पाकिस्तानियों के पास, बहुत कुछ है। अल्लाह ताला इसको क़यादत सही दे रखे, मार नहीं खाता ये अल्लाह की रहमत से। तो यहाँ पर जो है दर्जा रात के लिहाज से वेपरोटर की इकसाम जो है फ्रॉस्टिंग कॉइल। अब यहाँ पर देखें, अब कॉइल है, कॉइल तो ऐसा होता है। अब क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी में लिखा आ रहा है फ्रॉस्टिंग कॉइल, हम उसको फ्रॉस्टिंग कॉइल कह रहे हैं। हालांकि ये भी कह सकते हैं फ्रॉस्टिंग इवेपोरेटर ज्यादा बेहतर है, लेकिन शुरू से लिखा आ रहा है तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने नॉट टू जैम योर ब्रेन, जैम नहीं करना, रुक नहीं जाना, रट्टा नहीं लगाना कि किसी ने कह दिया ठीक है, कह दिया ठीक है। नो, आपका राइट है, आप गौर करें कौन सी बात सही है। जो राइट बात उसको माने, जो रॉन्ग है उसको नहीं माने। डेयरिंग तरीके से काम सीखें, बड़े ध्यान से काम सीखें। कोई चीज मुश्किल नहीं होती दुनिया में। अब वही चाइना है जहां फिल्म चलती थी, कुछ भी नहीं था। आज पूरी दुनिया जो है उससे परेशान है कि चाइनीज क्या है। आज उनके मुल्क में जाकर देखें, आप खुद परेशान हो जाए क्या कुछ बना लिया उन्होंने। सब लोग बना सकते हैं। सिर्फ ज़हन बना ले कि हमने डेवलपमेंट की तरफ जाना है, तो डेवलपमेंट क्यों नहीं होगी, 100% होगी। आप उस तरफ जाएं, कोशिश करें। मेरी भी यही कोशिश है पूरी दुनिया में कि जहाँ जहाँ पे भी मेरी बात समझ रहे हैं उस बात को समझें, आगे बढ़ें। और ऊपर वाले की रहमत से आज पूरी दुनिया में हज़ारों शागिर्द हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अपनी फैमिलीज को चला रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है इस मामले में, बहुत ज़्यादा खुशी। और ऐसा भी कई मौके मिले हैं, कुछ नशा करने वाले लड़के मेरे पास आ गए, कोई बात नहीं, आओ, नशा छुड़वाया उनसे, काम सिखाया। सिगरेट पीने वालों को सिगरेट छोड़े, ड्रिंकिंग छोड़ी, राय रास्ते पे चले। ये मैंने अपने ऊपर लागू किया हुआ है कि मैंने ये काम करना है। उनको मॉरल टीचिंग भी करनी है और ये काम सिखाना, उनको पूरी मैंने सलाहियत इस्तेमाल करनी है काम सिखाने में। जितने भी लोग इस काम को सीखना चाहते हैं वो तमाम लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुने। इंसान, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। मुझसे कोई गलती है कहीं पे लेक्चर में समझते हैं कि ये सर बात सही नहीं है, अगर आपकी बात सही होगी आई हैव टू एक्सेप्ट दैट, आई शुड एक्सेप्ट, मैं उसको मानूंगा। अगर आपकी बात गलत होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ आप गलत है, मेरी बात माने। तो मकसद ये है नॉलेज कन्वर्टिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। एक जगह जेन रोकना नहीं है। इसको हम फ्रॉस्टिंग इवेपोरेटर भी कह सकते हैं, इसको डिफ्रॉस्टिंग इवेपोरेटर भी कह सकते हैं, इसको नॉन फ्रॉस्टिंग इवेपोरेटर भी कह सकते हैं। कॉइल्स की जगह आप प्लेटा इवेपोरेटर कॉइल की शक्ल का तो होता ही नहीं है, तो कॉइल का शक्ल का ही नहीं है। जिस शख्स ने दुनिया में सबसे पहले इसको लिखा है उसने सोचा ही नहीं कि मैंने कॉइल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है। ये नहीं उसने लिख दिया है इज 100% ओके, नो, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। कोई बंदा भी मुझसे डिस्कस करना चाहे, बैठे मेरे सामने, मेरे साथ फोन पे बात करे। तो ये जो है बाहर तो लिखा ऐसे आया हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें फ्रॉस्टिंग कॉइल जो है
अब ये एक चीज बताता हूँ कि जितनी भी रेफ्रिजरेटर्स दुनिया में बनी हैं, जितनी भी रेफ्रिजरेटर्स हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर बनाई है, किसी मुल्क ने बनाई है, वो तमाम रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कंप्रेसर है उसको बंद करने और चलाने के लिए एक पुर्जा होता है जिसको हम थर्मोस्टेट कहते हैं। थर्मोस्टेट जो है वो कंप्रेसर को बंद कराता है, चलाता है, बंद कराता है, चलाता है। अब थर्मोस्टेट पर डिपेंड करता है वो थर्मोस्टेट किस चीज के अंदर लगा हुआ है और उसकी टेम्परेचर का क्या हिसाब है कि कितने टेम्परेचर पर वो कंप्रेसर को ऑफ करा रहा है और कितने टेम्परेचर पर वो ऑन करा रहा है। जैसे रेफ्रिजरेटर है, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर ले लें, उसका एवेपोरेटर है, उसके साथ हमने अंदर के थर्मोस्टेट लगाया हुआ है। थर्मोस्टेट क्या करता है कि जब उसका टेम्परेचर जो है वो 14 या 16 15 के करीब आ जाता है फ़ारेनहाइट के अंदर, उसको बंद करा देता है। जब उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, वो टेम्परेचर आ जाएगा 20 पर, 22 पर, फिर चला देगा, बंद करेगा, चलाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने थर्मोस्टेट की नॉब जो है वो क्लॉकवाइज ज़्यादा नंबर पर रखी हुई है, एंटी क्लॉकवाइज कम नंबर पर रखी हुई है। अगर कम नंबर पर रखी हुई है तो फिर वो जल्दी बंद करा देगा, देर तक बंद रखेगा, उसकी ड्यूरेशन कम होगी, थोड़ी देर के लिए कंप्रेसर चलेगा, ज़्यादा देर बंद रहेगा। तो उसके एवेपोरेटर पर जो है अगर सिंगल डोर है, अगर उसको 1 नंबर पर रखते हैं तो बर्फ़ की हल्की सी बर्फ़ की आती है और ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर आप कटोरा रखते हैं, वो कटोरा सही से मुंजमद नहीं होगा पानी वाला। अगर आप 2 नंबर रख देते हैं इसको तो उसके ऊपर फ्रॉस्ट जो है पहले की निस्बत ज़्यादा आएगी और हल्की हल्की वो जो उसके अंदर पानी है वो काफ़ी ठंडा हो जाएगा, यक हो जाएगा। अगर आप 3 नंबर रखते हैं तो हल्की सी तय उसके ऊपर आ जाएगी बर्फ़ की। अगर 4 नंबर पर रखा, ये मेरे एक्सपीरियंस के अंदर है, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की बात, डेडपूल की बात कर रहा हूँ, तो अब उसके ऊपर फ्रॉस्ट आ गई। अब 4 से आगे रखेंगे तो ज़्यादा फ्रॉस्ट आएगी, बिला वजह हम आगे रख रहे हैं। तो 4 नंबर पर रखा तो उस बर्फ़ की आए तो ऊपर ही रहेगी, फिर वो चल पड़ेगा, फिर बंद होगा, चलेगा, लेकिन बर्फ़ जो है पिघलेगी नहीं। बर्फ़ यानी जो फ्रॉस्ट आई हुई है उसको एवेपोरेटर के ऊपर आई हुई है। तो ऐसे एवेपोरेटर जो है यानी जब कंप्रेसर चल रहा होता है, ठीक है ना, थर्मोस्टेट के जरिए, उसे हम कहते हैं ऑन साइकिल। तो ऑन साइकिल जो है उस वक्त भी उसके ऊपर बर्फ की तह होगी, और जो ऑफ साइकिल है यानी जब कंप्रेसर बंद होगा तब भी बर्फ की तह रहेगी। जब दोनों हालतों में उसको बर्फ की तह रहेगी तो हम उसे फ्रॉस्टिंग कॉइल कहेंगे। अब उसमें जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं सिंगल डोर, उनके एवेपोरेटर जो है उसके बर्फ की तह रहती है। इसके अलावा डबल डोर रेफ्रिजरेटर जो है डेड कूल जो है ऊपर वाला खाना जो है उसका एवेपोरेटर भी फ्रॉस्टिंग कॉइल है, क्योंकि वहां भी बर्फ की तह रहती है। उसके बाद हम डीप फ्रीजर पे आ जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में जितने भी डीप फ्रीजर हैं, डीप फ्रीजर, उनका जो थर्मोस्टेट है वो चलाता है कंप्रेसर को, बंद करा रहा है, और वो ज़्यादा देर कंप्रेसर को चलाता है, थोड़ी देर बंद रखता है। तो डीप फ्रीजर के अंदर जो है बर्फ़ की तह हर वक्त मौजूद रहती है। तो क्योंकि हर वक्त वहाँ मौजूद रहेगी, ऑन ऑफ साइकिल एंड ऑन साइकिल इन बोथ कंडीशन, इफ देयर विल बी फ्रॉस्ट, तो उस लिहाज से हम उसको फ्रॉस्टिंग कॉइल कहेंगे। तो पूरा दुनिया में जितने भी डीप फ्रीजर हैं उनके तमाम एवेपोरेटर जो हैं वो फ्रॉस्टिंग कॉइल्स हैं। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर का ऊपर वाला खाना जो है वो, इसके अलावा भी जहां पे भी फ्रॉस्ट लगाता रहती है जिस एवेपोरेटर पे भी, दैट विल बी फ्रॉस्टिंग कॉइल या फ्रॉस्टिंग एवेपोरेटर। नेक्स्ट टू दैट डीफ्रॉस्टिंग। अब डी ई जो है वो नो के मायने में आता है, नहीं के मायने में आता है। डीफ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट नाउन भी है और फ्रॉस्ट वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा।
डिफ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट जो है उसका पिघलना। अब जो है ऐसे इवेपोरेटर जो है ऑन साइकिल जो है पर फ्रॉस्ट आ जाए और ऑफ साइकिल पर फ्रॉस्ट जो है वो खत्म हो जाए। अब जितने भी डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, डायरेक्ट कूल, आइदर दैट इज अमेरिकन, दैट्स इंडियन, पाकिस्तानी, जापानी, कोरियन, एनी, तो उसके का नीचे वाला खाना जो है उस तो या तो ट्यूबों का सेट होगा या एक प्लेट लगी होगी, वो नीचे वाले खाने का इवेपोरेटर है। तो अब थर्मोस्टेट जो है जब ऑन करता है कंप्रेसर को, चल रहा होता है, ऑन साइकिल है, उस पर फ्रॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद थर्मोस्टेट इसको बंद करा देता है और उस पर जो फ्रॉस्ट है वो पिघल जाती है। यानी ऑन साइकिल जो है उस पर फ्रॉस्ट आएगी, ऑफ साइकिल में फ्रॉस्ट पिघल जाएगी। इसलिए ऐसे इवेपोरेटर जिन पर फ्रॉस्ट आए और पिघल जाए वो डिफ्रॉस्टिंग कॉइल कराएंगे। ऐसे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर्स हैं, इन तमाम के इवेपोरेटर जो है दर्जा रात के लिहाज से इन पर फ्रॉस्ट आती है और पिघल जाती है, फिर आएगी, फिर पिघलेगी। उन्हें भी हम डिफ्रॉस्टिंग कॉइल कह सकते हैं। इस तरीके से पूरे नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर जो है उनके जितने भी इवेपोरेटर हैं उन पर फ्रॉस्ट आती है और पिघल जाती है, फ्रॉस्ट आती है, पिघल जाती है। यानी ऑन साइकिल जो है वहाँ पर ज़रा सिलसिला और तरह का होता है। उस वहाँ पर एक हीटर लगा होता है डिफ्रॉस्टिंग के लिए, तो डिफ्रॉस्टिंग के लिए वो हीटर उसको डिफ्रॉस्ट कर देता है। उसमें एक टाइमर पुर्जा लगा होता है जो कभी कंप्रेसर को चलाता है, कभी हीटर को चलाता है, कभी कंप्रेसर को चलाता है, कभी हीटर को चलाता है। आगे हमारी नो फ्रॉस्ट के बारे में जब बात होगी, डिटेल बाद में होगी। इस वक्त जो है आप ये समझें कि उसके इवेपोरेटर पे फ्रॉस्ट आती है और उसको कौन सी चीज डिफ्रॉस्ट करती है, हीटर डिफ्रॉस्ट करता है। तो इस लिहाज से वो डिफ्रॉस्टिंग कॉइल हो गया। डायरेक्ट कूल के अंदर नीचे वाला खाना जो है उसके इवेपोरेटर फ्रॉस्ट आती है और पिघल जाती है। उसमें कुछ कंपनीज ने हीटर इस्तेमाल किए हैं, इमर्शन हीटर इस्तेमाल किए हैं, कुछ ने नहीं किए। दोनों हालतों में होता है। हीटर ना भी इस्तेमाल करें तब भी वो टाइम के साथ जो है अंदर जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनकी हीट अब्जॉर्ब करके वो फ्रॉस्ट पिघल जाती है। उसमें सिर्फ ये एहतियात ये करनी चाहिए कि आपने ऐसा नहीं करना कि थर्मोस्टेट को आपने 7 नंबर पर रख दिया तो वो चलता ही जाना उसमें बहुत मुश्किल है बंद कर, स्पेशली इन समर डेज। समर डेज में तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। कभी पानी निकाल रहे हैं, कभी साले निकाल रहे हैं, कभी दूध निकाल रहे हैं, कभी मेडिसिन निकाल रहे हैं, कभी फल निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, ये सारा काम होता रहेगा। तो ऐसी हालत में वो नीचे की तरफ फ्रॉस्ट आती जाएगी, बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट आ जाएगी। अब हम अपनी गलती की वजह से हम उसको कहेंगे ये फ्रॉस्टिंग कॉइल है। नो, इट्स आवर फॉल्ट। हमें ये देखना है कि अगर उसका थर्मोस्टेट जो है 1 नंबर पर डिफ्रॉस्ट करा रहा है, फिर फ्रॉस्ट आ रही है, फिर वो जा रहा है, वही रहने दें, कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी, गारंटेड है 100% कि नहीं 4 नंबर पर रखेंगे तो चीज़ ठीक नहीं, ये जेन में बैठा हुआ है। पाकिस्तानी जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं 1 नंबर पर सर्दियाँ गर्मियाँ रख दें, वो बिल्कुल 100% काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम किसी किस्म का नहीं होगा। बाकी भी रेफ्रिजरेटर जो हैं जापानीज हैं उनका भी कोई मसला नहीं है, रख सकते। बहुत ज़्यादा करना 2 नंबर पर रख लें, देखिए 7 नंबर पर रखें। 7 नंबर तब है अगर फ़र्ज़ करें कोई घर में मेहमान आ गए हैं, जल्दी कूलिंग करनी है ताकि वो ऑटो ना कर जाए, आर्जी तौर पर टेम्परेरी आप उसको 7 नंबर पर रखें 1 या 2 दिन, उसके बाद फिर उसको 1 या 2 नंबर पर ले आएँ, तो वो डिफ्रॉस्टिंग कॉइल होंगे। ऐसे कॉइल जिन पर फ्रॉस्ट आ जाती है ऑन साइकिल में और ऑफ साइकिल में ख़त्म हो जाती है। तीसरे नंबर पर नॉन फ्रॉस्टिंग कॉइल, नॉन, नेवर, नो, ठीक है ना। तो नॉन फ्रॉस्टिंग कॉइल ऐसे कॉइल जो हैं जिन पर फ्रॉस्ट आती ही नहीं है। शर्त एक है जो किताबों में लिखते, शर्त ये है कि वो चीज़ बिल्कुल सही हो। जैसे विंडो एसी है, उसके इवेपोरेटर पर फ्रॉस्ट आती ही नहीं है। वो कब आएगी
जब उसमें गैस की कमी हो जाएगी, कुछ हिस्से में फ्रॉस्ट आ जाएगी, बाकी हिस्सा जो है ना वो कूल ही नहीं होगा, हल्का सा ना होने के बराबर। अब हम उस कहेंगे भी ये तो फ्रॉस्टिंग कॉइल है। लो, अगर वो नॉर्मल है, उसकी गैस पूरी है, उसका कंप्रेसर ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, थर्मोमीटर इज आल्सो ओके, हर चीज़ अगर ओके है, इन दैट केस देयर विल बी नो फ्रॉस्ट। ठंडा होगा, कूल होगा, काफ़ी कूल होगा, काफ़ी ठंडा होगा, लेकिन बर्फ़ की तरह उसका नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? उसके पीछे ब्लोअर लगा हुआ है जो कमरे की एयर को इनटेक करता है और उसको वापस में कमरे में भेज देता है। उस कमरे की हीट की वजह से उसके ऊपर बर्फ़ की तह नहीं आती। अगर हम उसका ब्लोअर बंद कर दें, उसका ब्लोअर बाहर निकाल दें, उसी इवेपोरेटर पर फ्रॉस्ट आनी शुरू हो जाएगी। अब हम ये कहेंगे ये फ्रॉस्टेड इवेपोरेटर? नो, नॉट एट ऑल, दैट इज नॉट फ्रॉस्टिंग इवेपोरेटर। वो गलती है, ब्लोअर या बंद हो गया या ब्लोअर फ्री हो गया तो फ्रॉस्ट आनी शुरू हो गई, या फिर इंतहाई गंदा हो गया, सर्विस ही नहीं करवाई, मट्टी से भरा हुआ है, तभी फ्रॉस्ट आ सकती है। अगर बिल्कुल साफ है, ब्लोअर सही काम कर रहा है, ठीक है ना, कमरे में लगाया हुआ है, थर्मोस्टेट ओके है, ठीक है ना, बस। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, जैसे अल-दमाम शहर है सऊदीया में, समुद्र के किनारे पे है, जद्दा समुद्र किनारे पे है, वहाँ पर थर्मोस्टेट फुल कर दिया, सफाई भी नहीं की, तो आप रात सो रहे हैं तो सोते सोते आपकी आँख खुल जाएगी, क्योंकि कूलिंग खत्म हो जाएगी, उस पर फ्रॉस्ट आ जाएगी पूरे वेपोरेटर। जब पूरा वेपोरेटर फ्रॉस्ट से भर जाएगा, हवा किधर से इनटेक करनी है, कमरे की एयर कहाँ से इनटेक करनी है? जब कमरे से एयर इनटेक ही नहीं करेगा तो कमरे में हवा कैसे भेजेगा वो? फिर परेशानी होती है, वो सोए उठ के बैठ जाते हैं, ओहो ये क्या हुआ। वो गलती क्या है कि थर्मोस्टेट फुल नंबर पे किया, वो लगातार कंप्रेसर चल रहा है। नंबर 2, उसकी सफाई नहीं की। नंबर 3, हम जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ तो नमी बहुत ज़्यादा है, टू मच ह्यूमिडिटी, क्योंकि कौन सा एरिया है, बहुत गर्म एरिया है। जब सूर्य की शुआएं पानी पड़ती हैं, पानी गर्म होकर वेपोरेटर होता है, वेपोरेटर को जो हवा के अंदर जाता है, वहाँ तो ह्यूमिडिटी जो है वो 90% से भी ऊपर चली जाती है। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वेपोरेटर गंदा होगा, और उसके अलावा पीछे जो है थर्मोस्टेट ज़्यादा, तो गलती हमारी है। तो उसमें थर्मोस्टेट ज़्यादा नंबर पर रखें। अगर आप देखें 3 नंबर पर कूलिंग सही हो रही है, लेट इट ऑन द नंबर 3, नो, उसको 4 नंबर पे कर लें, 5 पे कर लें, लेकिन 7 नंबर पे ना करें। बाद थर्मोस्टेट जो है उस पर टेस्ट रन लिखा होता है, जैसे जनरल का एसी है जापान का, उन्होंने थर्मोस्टेट के आगे टेस्ट रन लिखा हुआ है। टेस्ट रन का मतलब है अगर आप थर्मोस्टेट वहाँ रखेंगे तो थर्मोस्टेट जो ऑटोमेटिक नहीं करवाएगा, बंद नहीं करवाएगा कंप्रेसर को, वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा। जब वो कंटिन्यूसली चलेगा तो तब भी ये फॉल्ट आ सकता है। वो तो टेम्परेचर चेक करने के लिए उसको लगाया जाता है, टेम्परेचर चेक करने के लिए कि उसको टेस्ट रन पे चलाया जाता है। टेस्ट रन पे कभी नहीं रखना उसको। आप नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, मेरा ख्याल है कि नंबर 3 और 4 जो है ना वो काफ़ी है। ओवर कूलिंग जो है ना आल्सो डेंजर फॉर योर लंग्स, फॉर योर बोन्स, तो आपके लिए वो भी नुकसानदेह है, इसलिए 3-4 पर रख दें तो बिल्कुल ठीक है। अब उस पर फ्रॉस्ट आएगी नहीं। पूरी दुनिया के जितने भी एसी हैं, विंडो एसी हैं या स्प्लिट टाइप एसी हैं या इन्वर्टर हैं या फ्लोर स्टैंडर्ड मारी हैं या पैकेट टाइप एसी हैं, जितने भी एसी जिसके अंदर फ्लैट कॉइल फिंच टाइप वेपोरेटर हैं, साथ ब्लोअर लगा हुआ है, वो तमाम ही नॉन फ्रॉस्टिंग कॉइल हैं। उन पर फ्रॉस्ट नहीं आएगी, शर्त यह है कि वो ठीक हो। तो नॉन फ्रॉस्टिंग कॉइल का पता लग गया। और जो कॉइल है, यानी जो कॉइल है, कॉइल कौन सा कॉइल है? जो पानी में डूबा हुआ है और उसके लिए यानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वाटर कूलर का, तो वो भी नॉन फ्रॉस्टिंग ही हुआ। उसमें कौन सी फ्रॉस्ट आ रही है? तो पानी को ठंडा करना है। लेकिन वहाँ पे शर्त यह है कि थर्मोस्टेट ज़्यादा नंबर पर रखा हुआ हो या डक्ट चला रहे हैं, तो फिर तो वो पानी भी मुंजमद हो जाएगा, तो फ्रॉस्टिंग कॉइल बन जाएगा।
इसलिए अगर वो भी ठीक है तो दैट इज आल्सो नॉन फास्टिंग कॉइल्स। अब आपको दर्जा के लिहाज से पता लग गया कि फास्टिंग कॉइल वो हैं जो ऑन साइकिल हो या ऑफ साइकिल हो, इन बोथ कंडीशन इफ देयर विल बी फ्रॉस्ट तो वो फ्रॉस्टिंग कॉइल होंगे। अगर वो ऑन साइकिल पर फ्रॉस्ट आ रही है, ऑफ साइकिल पर ख़त्म हो रही है तो वो डिफ्रॉस्टिंग कॉइल हो गए। और ऐसे कॉइल जिन पर फ्रॉस्ट आती नहीं है, इन बोथ कंडीशन के वो ऑन साइकिल है या ऑफ साइकिल है, तो तब जो है वो कौन से हो गए, नॉन फास्टिंग कॉइल। अब ये आज का हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ, यानी हमने बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है उसकी 4 चीज़ें हमने पढ़ ली हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, रेफ्रिजरेशन कंट्रोल और इवेपोरेटर। अब हम आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एडिशनल हैं। जैसे एक कार है, कार की बुनियादी चीज़ क्या है? इंजन, स्टीयरिंग, गियर। ये उसकी बेसिक है, इसके बगैर नहीं कार नहीं चलना। अगर बॉडी सारी उतार दें तब भी कार चलेगी, अगर फ्रंट स्क्रीन उतार दें तब भी चलेगी, अगर साइड मिरर उतार दें तब भी चलेगी, वाइपर्स उतार दें तब भी चलेगी, बैकलाइट उतार दें तब भी चलेगी। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बेसिक के अंदर नहीं आती, वो मज़ीद बेहतरी के लिए होती हैं। इसी तरीके से हम कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे साइकिल के अंदर जो हैं, यानी हमने 4 चीज़ें पढ़ ली हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, रेफ्रिजरेशन कंट्रोल, इवेपोरेटर। इसके अलावा ऑयल सेपरेटर होता है, डिस्चार्ज लाइन पर उसका हम बताएंगे। तेल को सर्किट से अलग करना, ये फ़ायदे के लिए है। अगर लिक्विड से इस्तेमाल कर लेते हैं बड़े प्लांटों में, प्लांट में ख़राबी हो जाए तो वहाँ सारी गैस पंप डाउन कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं। अदरवाइज लिक्विड से कोई काम नहीं है, ये तो अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। फिर हम उसके अंदर ड्रायर इस्तेमाल करते हैं। ड्रायर जो है वो उसमें से जो मॉइस्चर जो अब्जॉर्व करता है, स्ट्रेनर से लगी होती हैं, सफाई करता है बेहतरी के लिए। साइड ग्लास होता है देखने के लिए कि ये इसमें गैस जो है वो पूरी है या नहीं पूरी, या ठीक है नहीं ठीक। फिर अकोमोडेटर लगा होता है। अकोमोडेटर क्या करता है कि रेफ्रिजरेंट जो है वो लिक्विड हालत में कंप्रेसर में नहीं जाने देता। इस तरीके से ऑयल सेपरेटर नंबर 1, नंबर 2 लिक्विड सीवर, नंबर 3 साइड ग्लास, नंबर 4 ड्रायर, नंबर 4, नंबर 5 जो है वो हो जाएगा अकोमोडेटर। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जिनका फ़ायदा है सर्किट के अंदर। बाद जगह ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, बाद जगह नहीं इस्तेमाल हो रही। बाद जगह में सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, बाद जगह 5 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, बाद जगह 6 हो रही हैं, बाद जगह 7 हो रही हैं, बाद जगह 8 हो रही हैं, बाद जगह 9 हो रही हैं। लेकिन 4 चीज़ें जो हैं इनके बगैर नहीं। वो कौन सी हैं? कंप्रेसर, कंडेंसर, रेफ्रिजरेशन कंट्रोल और इवेपोरेटर। अब हम अकेले के लिए बाकी चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे ऑयल सेपरेटर है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे।